पहला, खबर सच्ची है तो तुरंत एक्शन होना चाहिए, और एक्शन क्या होना चाहिए? एफआईआर होनी चाहिए जज साहब के खिलाफ, जस्टिस वर्मा के खिलाफ। तुरंत कोलिजियम सिस्टम को परमिशन देनी चाहिए थी एफआईआर करने की, और इन्वेस्टिगेशन इसमें सीबीआई या कोई एजेंसी नहीं करेगी। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में। मगर यहां बात खत्म नहीं हो जाती, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इसमें पूरी तरीके से। और वो ट्रांसपेरेंसी एक ही तरीके से आ सकती है, और वो है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसकी वीडियोग्राफी होगी, ऑडियो वीडियोग्राफी होगी, और वो बिल्कुल सुरक्षित रखी जाएगी, ताकि कभी उसको किसी भी न्यायालय में टेस्ट स्टोन पे, जो हमारा एडवर्सोरियल सिस्टम है ना, जो पक्ष विपक्ष का सिस्टम है, उसको टेस्ट किया जा सके कि ये इन्वेस्टिगेशन सही हुई है या किसी का पक्षपात करने हुई है। जो देश की जनता को करने से कोई भी नहीं रोक सकता, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। अगर वो सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग या तो गायब होती है, या तो वो काम नहीं कर रही होती, या वो खराब हो जाती है, या टूट जाती है, हम बहुत सारे केसेस ऐसे देखते हैं। तो इससे सीधा सीधा शक जाएगा जस्टिस वर्मा के खिलाफ और कोलिजियम के भी खिलाफ। तो इसीलिए पहली चीज होनी चाहिए, मिला है या नहीं मिला है, क्या ये, दूसरी बात, क्या ये जस्टिस वर्मा का पैसा था या नहीं था। दूसरी बात, क्या किसी ने ये प्लांट किया था, क्या उनके ऊपर ये हिट जॉब भी हो सकती है, इन सब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या किसका पैसा था, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए कि इनके स्केपगोट बना दे। अब मैं अपनी जाति बात पे आ जाता हूं, मैं चाहे सही समझता हूं या गलत समझता हूं, मैं ये मानता हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट में मुट्ठी भर ईमानदार जजेस हैं, जो पूरी तरीके से ईमानदार कहे जा सकते हैं। आज हमारी न्यायिक व्यवस्था जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस मानी जाती है, आखिरी अभिरक्षा का जो दीवार मानी जाती है देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और मुझे आप लोगों को बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इस खतरे को कम करने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो कोलिजियम है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, उस खतरे को कम करने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि उस खतरे के आग में घी डालने का काम कर रही है। इसीलिए मुझे आप लोगों को तकलीफ देनी पड़ी आज। देखिए, भारत की जुडिशरी में करप्शन कोई नई चीज़ नहीं है, ये सब बोलते हैं, मैं भी कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं जो नई बात बोलता हूँ वो ये है, मैं ढक छिप के या लाग लपेट करके बात नहीं करता हूँ। पिछले 11 साल में, उससे पहले भी था, लेकिन पिछले 11 साल में हालात ये हो गए हैं कि मुट्ठी भर जजेस ईमानदार बचे हैं पूरी तरह से, जिन्हें ईमानदार कहा जा सकता है। मुट्ठी भर उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी देश का हाई कोर्ट हो, चाहे वो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारे देश का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। ये पिछले 11 साल में हुआ है। इससे पहले भी करप्शन थी, बहुत ज़्यादा करप्शन भी थी, सब कुछ, राजनीतिक दबाव भी थे, सब कुछ था, लेकिन ये हालत कभी नहीं थी। और इस आपदा में भी अवसर आरएसएस और बीजेपी तलाश रही है। उसका एग्जाम्पल जगदीप धनखड़ साहब से मिल गया, उसका एग्जाम्पल जयराम रमेश साहब से मिल गया। उन्होंने ये करप्शन रोकने के लिए बात नहीं की, कोलिजियम सिस्टम के ऊपर हमला कर दिया। जयराम रमेश साहब ने भी, जिन्हें मैं तो साफ साफ तौर पे मशीनों की वजह से, चुनाव में चोरी करने की मशीनों की वजह से आरएसएस का स्लीपर सेल कहता ही हूं कांग्रेस पार्टी में, और धनखड़ साहब ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। तो ये हमला, ये आपदा में अफसर, और इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट की जो कोलिजियम है उसके अंदर जो लोग हैं, जो हमारे पास भी न्यूज़पेपर के माध्यम से खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों ने, जो कुछ आवाज़ें थी कोलिजियम के अंदर भी जो ये चाहती थी कि सख्त एक्शन हो, उन आवाज़ों को मजबूत करने के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं आज, कि आप ही होप हो, ये समझ लो आप लोग जो सख्त एक्शन की बात कर रहे हैं। क्योंकि इस आपदा में अवसर मोदी जी और अमित शाह जी वो करने के लिए लेंगे जो चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के लिए लिया गया है। यानी कि
सरकार जो है जजेस को भी अपॉइंट करने की ताकत अपने पास लेना चाहती है, कोलिजियम सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। मैं भी किसी भी ऐसे सिस्टम के पक्ष में नहीं हूं जो ट्रांसपेरेंट ना हो। कोलिजियम सिस्टम की जो सबसे बड़ी खराबी है उसकी अपॉइंटमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन अगर अमित शाह जी और मोदी जी अपॉइंट करेंगे जजेस तो उससे भी बेकार जजेस अपॉइंट होंगे जो आज कोलिजियम सिस्टम से हो रहा है। इसीलिए मैं मजबूर होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम के ऊपर बड़ा हमला होने वाला है सरकार की तरफ से, और हम लोग उसको डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे जो कोलिजियम सिस्टम को आज डिफेंड कर रहे हैं। हालांकि कोलिजियम सिस्टम में इंप्रूवमेंट होने जरूरी है, रिजर्वेशन हायर जुडिशरी में होनी जरूरी है। तो अब मैं मुद्दे की बात पे आ जाता हूं कि हमारे देश में आज की तारीख में जज बनना, ईमानदार जज बनना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। जिस प्रकार का रवैया सरकार इख्तियार करती है, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम कोई नॉमिनेशन भेज भी देता है या अपॉइंटमेंट भेज भी देता है तो उसको रोक लेते हैं। अगर उनके मन मुताबिक नहीं होगा, यानी कि अंदाज़ा क्या लगाया जा सकता है, क्या आदमी सोच सकता है कि जाके अगर सरकार को से अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाता है कोई भी जज तो उसका अपॉइंटमेंट डिले किया जाता है, उसकी सीनियोरिटी खत्म कर दी जाती है महीनों महीनों तक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां कुछ जजेस की अपॉइंटमेंट रातों रात कर दी जाती है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं ना। टाइम लिमिट होनी चाहिए, हफ्ते के अंदर तो आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है नहीं करनी है। और अपॉइंटमेंट भी तो कोलिजियम तभी करता है जब सभी एजेंसीज की फीडबैक लेने के बाद करता है। तो डिले की जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती है वो इसलिए की जाती है, आपने देखा होगा ना कि फाइलें कई बार रोक के बैठ जाता है कोई डिपार्टमेंट, तो अब बेचारे जिसकी फाइलें वो भाग भाग के आता है, जनाब बताओ क्या करना है। ये इस प्रक्रिया की वजह से ऐसा हो गया है कि कोई भी जो प्योरली ईमानदार व्यक्ति है, संविधानवादी अम्बेडकरवादी व्यक्ति है, उसका जज बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है पिछले कुछ सालों में। दूसरा, अगर कोई हिम्मत भी करता है तो जज लोया का एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है। इसके बावजूद भी कोई हिम्मत करता है तो जज लोया का एग्जाम्पल हमारे गलियारों में, कोर्ट्स के गलियारों में जजेस को जज लोया के बारे में बार बार याद दिलाया जाता है। तो ये हालत है। अब तीसरी चीज एक और है, कुछ हमारे देश में, और वो सही बात है, सेफ हाउसेस हैं। सेफ हाउसेस कैसे? जैसे प्रधानमंत्री का घर है, उसमें कोई रेड नहीं कर सकता, ठीक है। जो हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उसमें कोई भी एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी रेड नहीं कर सकती। चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उसमें तो आजकल फिर भी हो जाती है, लेकिन फिर भी बिना परमिशन के रेड नहीं हो सकती। जजेस जो हैं उनके ऑफिस में भी रेड नहीं हो सकती, कोई कार्रवाई कानूनी हो ही नहीं सकती। तो ये सेफ हाउसेस बन गए। अब ये सेफ हाउसेस होना इनका बहुत आवश्यक है संवैधानिक व्यवस्था को बनाने के लिए, देश में इंसाफ बराबरी बनाने के लिए, देश में संविधान का बोलबाला रखने के लिए। लेकिन अगर इस ताकत का मिसयूज भी हो सकता है, उसीलिए अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको संवैधानिक सुरक्षाएं बहुत ज्यादा प्राप्त हैं, किसी भी ऐसे ऑफिस को, तो उस ऑफिस के ऊपर इतना सा भी शक और शुबे की भी गुंजाइश हो ही नहीं सकती। ये इंश्योर करना हमारे सिस्टम की जरूरत है। तो जजेस इसी प्रकार की एक कैटेगरी में आते हैं। ना उनके ऑफिस में रेड हो सकती है, ना उनके खिलाफ एफआईआर हो सकती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो ऐसा नहीं है एफआईआर नहीं हो सकती, लेकिन एकदम एफआईआर नहीं हो सकती, चीफ जस्टिस से परमिशन लेनी पड़ती। तो ऐसी जब एक व्यवस्था बनी हुई है, तो जो व्यक्ति ईमानदार है भी उसको भी दबाव डाल के, क्या उसके यहाँ कोई अच्छी बुरी चीज नहीं रखवाई जा सकती? मैं एक डीसीपी और एक सब इंस्पेक्टर का एग्जांपल देता हूं, मैंने कल भी दिया। अगर एक सब इंस्पेक्टर को डीसीपी साहब कहेंगे ये एक बैग है, जरा तुम चुपचाप अपने घर में रख लो, क्या वो सब इंस्पेक्टर साहब मना कर सकते हैं उसे? तो अगर किसी जज को किसी राजनीतिक व्यक्ति ने बनवाया था अपने दबाव से, अपनी रसूख से, तो क्या वो ये दबाव नहीं बना सकता कि ये सेफ हाउस का प्रयोग मुझे करना है? क्या कोई सुपीरियर जज इस सेफ हाउस की तरह प्रयोग नहीं कर सकता? ये एक एस्पेक्ट है। अब एक और मुद्दा भी है इसमें, यह भी नहीं होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति को निशाना बना लिया जाए और उसकी जो इज्जत की हत्या कर दी जाए, उसके करियर की हत्या कर दी जाए, क्योंकि एक भौकाल बना दिया जाए। यह भी नहीं होना चाहिए। और इन दोनों चीजों का बैलेंस होना चाहिए।
और वो बैलेंस कैसे होगा, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमें बार बार सलाम इसलिए करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसा संविधान बनाया है जिसमें हर एक व्यक्ति के साथ ऑडी ऑल्ट्रम पाल्ट्रम की जो बात है ना, वो जरूरी है। किसी के खिलाफ भी एक्शन तभी हो सकता है जबकि उसको मौका दिया जाए अपनी सफाई पेश करने का। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक सबसे बड़ा हमारे एक योगदान है। तो अब जो हालात हुए हैं इस केस में, उसके ऊपर मैं सीधे सीधे आ जाता हूं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि कोलिजियम जो है इस वक्त बहुत बड़े दोहराए पे खड़ी है। आज उससे भी बड़ा खतरनाक टाइम है जब 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि हमारे ऊपर दबाव है, जनता आए हमारी रक्षा करे। और मैं इसीलिए भी आज बैठा हूं, जनता को आज उससे भी बड़ी मुसीबत देश पे आन खड़ी हुई है, जुडिशरी पे आन खड़ी हुई है। पता नहीं क्या प्रेशर चल रहा होगा कोलिजियम के ऊपर भी, पता नहीं क्या प्रेशर चल रहा होगा हर तरफ से। इसीलिए जनता को जागरूक होकर अब सड़कों पे आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी, दूसरी अदालतों के बाहर भी किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार भी नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए जनता को आना चाहिए। तो क्या होना चाहिए इस केस में, मैं अब उस पर आ जाता हूं सीधे सीधे। और क्या गलती की है मेरे हिसाब से कोलिजियम ने, उस पर भी मैं सीधे सीधे आ जाता हूं। पहली चीज, टाइम्स ऑफ इंडिया को मैं कोई ईमानदार पत्रकारिता का माध्यम मानता ही नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। मैं ये साफ साफ कह रहा हूं। अगर उन्हें कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो कर लें, मैं उसको मेक गुड करूंगा अपनी स्टेटमेंट को। मैं आप लोगों को टाइम्स ऑफ इंडिया से ज्यादा ईमानदार, ज्यादा पत्रकार मानता हूं। मैं किसी भी टीवी चैनल को, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनल से अब सो कॉल्ड अपने आप को मेन स्ट्रीम कहे जाते हैं, ना उन्हें मैं मेन मानता हूं ना मेन स्ट्रीम मीडिया मानता हूं। आप लोग हो मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि आप लोग सरकार के दबाव के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो लोग तो चाटुकारिता कर रहे हैं। जिस टाइम्स ऑफ इंडिया को इतने सारे एडवर्टीजमेंट आते हो, मैं उसको बिल्कुल भी ईमानदार पत्रकारिता वाला मान ही नहीं सकता। सर्कुलेशन मार्केटिंग के माध्यम से बढ़ा लेने से कोई बड़ा जर्नलिस्ट नहीं बन जाता है, बड़ा पत्रक भी या न्यूज़पेपर नहीं बन जाता। उसके बावजूद भी मैं ये बात कह रहा हूं कि ये एक हिट जॉब भी हो सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ये हिट जॉब भी कर सकता है। यहां तक मेरा दिमाग एकदम साफ है, क्लियर है, कर सकता है। तो जब कोलिजियम को ये सामने ये बात आ गई कि ऐसी न्यूज आ गई, उसके बाद कोलिजियम ने क्या किया, ये देखिए महत्वपूर्ण बात। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इतनी डायरेक्ट खबर की है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, एकदम डायरेक्ट खबर की है, नाम लिख के की है। अब इसके 2 आयाम बनते हैं ना सीधे सीधे। पहला, खबर सच्ची है तो तुरंत एक्शन होना चाहिए। और एक्शन क्या होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए जज साहब के खिलाफ, जस्टिस वर्मा के खिलाफ। तुरंत कोलिजियम सिस्टम को परमिशन देनी चाहिए थी एफआईआर करने की। और इन्वेस्टिगेशन इसमें सीबीआई या कोई एजेंसी नहीं करेगी। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में। मगर यहां बात खत्म नहीं हो जाती, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इसमें पूरी तरीके से। और वो ट्रांसपेरेंसी एक ही तरीके से आ सकती है, और वो है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसकी वीडियोग्राफी होगी, ऑडियो वीडियोग्राफी होगी, और वो बिल्कुल सुरक्षित रखी जाएगी ताकि कभी उसको किसी भी न्यायालय में टेस्ट स्टोन पे, जो हमारा एडवर्सोरियल सिस्टम है ना, जो पक्ष विपक्ष का सिस्टम है, उसको टेस्ट किया जा सके कि ये इन्वेस्टिगेशन सही हुई है या किसी का पक्षपात करने हुई है। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। अब हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए था, अगर सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये एक मुझे जजमेंट की याद आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट का एक, इसे स्टेटमेंट कह लो, प्रेस रिलीज कह लो, क्योंकि टाइटल भी नहीं है, मैं नहीं पता मुझे, और ना किसी के साइन है। सुप्रीम कोर्ट एक ये पत्रक जारी करती है, एक क्या बोले इसको, 2 कुछ कागज पे लिखे हुए चीजें जारी करती है। कोई इसको ऑथेंटिकेट नहीं करता सिवाय इस बात के कि ये वेबसाइट पे डली है। अब आजकल तो हैकिंग का जमाना है ना, तो इसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कोई, वो नहीं है। और इसमें पहला ही सेंटेंस क्या है कोलिजियम की, मैं इसीलिए इस बात की जो मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूं, देयर इज मिसइंफॉर्मेशन एंड रूमर्स बीइंग स्प्रेड विद रिगार्ड टू द इंसिडेंट्स एट द रेसिडेंस ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा। ये पहला लाइन है इसमें,
मिस इन्फॉर्मेशन और रूमर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पे न्यूज की है। ना ये मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, रूमर नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने रूमर नहीं फैलाई है, उन्होंने डायरेक्ट न्यूज शाया की है। अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन है तो टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ मेरे ख्याल से देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इससे देश की संविधान के ऊपर डायरेक्ट हमला है। देश में एक तरीके से न्यायिक व्यवस्था को समाप्त कर देने की, उसकी क्रेडिबिलिटी समाप्त कर देने की और देश की जनता के मन में भय व्याप्त कर देने की यह साजिश का हिस्सा हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। तो कॉलेजियम सिस्टम को या तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ परमिशन देनी चाहिए थी एफआईआर कराने की, क्योंकि उनके पास अब कुछ मटेरियल आया होगा। यह भी कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो एक होती है उसके तहत कुछ इन्वेस्टिगेशन की है, तो कुछ तो बात सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास थी जिससे उन्होंने इसे मिस इन्फॉर्मेशन लिखा। तो इतनी बड़ी घटना को टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई, क्यों नहीं दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया? इससे शक पैदा होता है जस्टिस वर्मा के खिलाफ, और जस्टिस वर्मा और पूरे देश के पूरे न्यायिक सिस्टम पे, हमारे कॉलेजियम पे शक पैदा होता है टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ एफआईआर ना कराने की वजह से। इससे यह साबित नजर आता है, ऐसी एक इमेज बनती है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसकी बात में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। और इंसिडेंट का क्या मतलब है? इंसिडेंट ही था अगर वो तो सिर्फ आग लगी थी। आग लगना कौन सा इंसिडेंट होता है जिसके लिए कॉलेजियम बैठेगी? अगर उससे कुछ ज्यादा है तो फिर क्या होना चाहिए? जो हमारी, और मैं भी कोई यहां बैठ के अपने ही खिलाफ नहीं बोल सकता कि मैं भी एक फरमान जारी कर दूं, जैसे उसके बाद साल्वे साहब, हाँ जैसे साल्वे साहब वगैरह ने फरमान जारी कर दिया है अर्नब गोस्वामी जी के चैनल पे और सबसे पहले एनडीटीवी पे जाके फरमान ही जारी कर दिया है, मतलब ये भी गलत है। तो क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? पहली चीज, क्या वहां पे कैश मिला है या नहीं मिला है? और उसकी सबसे अच्छा तरीका वही होता है, कोई भी हाईकोर्ट का जज ऐसा नहीं है जिसके घर के बाद सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर सीसीटीवी कैमरा छुपाया गया या उसमें से वीडियो या वो चलता नहीं पाया गया या उसकी कुछ हार्ड डिस्क में गड़बड़ी पाई गई तो शक सीधा सीधा ये जाएगा कि इसमें धांधली हुई है, छुपाया गया। ये प्रिजम्पशंस हैं जो देश की जनता को करने से कोई भी नहीं रोक सकता, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। अगर वो सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग या तो गायब होती है या तो वो काम नहीं कर रही होती है या वो खराब हो जाती है या टूट जाती है, हम बहुत सारे केसेस ऐसे देखते हैं। तो इससे सीधा सीधा शक जाएगा जस्टिस वर्मा के खिलाफ और कॉलेजियम के भी खिलाफ। तो इसीलिए पहली चीज होनी चाहिए, ये मिला है या नहीं मिला है। क्या ये, दूसरी बात, क्या ये जस्टिस वर्मा का पैसा था या नहीं था? दूसरी बात, क्या किसी ने ये प्लांट किया था? क्या उनके ऊपर ये हिट जॉब भी हो सकती है? इन सब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या किसका पैसा था, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए कि इनके स्केपगोट बना दे। अब मैं अपनी जाती बात पे आ जाता हूं। मैं चाहे सही समझता हूं या गलत समझता हूं, मैं ये मानता हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट में मुट्ठी भर ईमानदार जजेस हैं जो पूरी तरीके से ईमानदार कहे जा सकते हैं। तो उसमें से मैं जस्टिस वर्मा को भी एक मानता था और मेरी बहुत फजीयत हुई है पिछले 2-3 दिन में, क्योंकि हमारे लॉयर्स में डिस्कशन होते थे ना, मैं इनको ईमानदार जज बोलता था। आज भी समझता हूं, क्योंकि किसी को भी बगैर ट्रायल के कंडेम कर देना मैं फिर गलती मानता हूं। और जस्टिस वर्मा की तरफ से ही ये मैं बात बोल रहा हूं कि जस्टिस वर्मा का कोई हितैषी है तो उसको एफआईआर टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ करानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी करने के। तो मुझे ताने मिल रहे हैं कि ये ले लो अपने, इनको ईमानदार जज बोलते थे आप। तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसे ईमानदार जजेस भी हो सकते हैं, अगर ये इसकी बात में रत्ती भर भी सच्चाई है, तो आप सब लोग, देश के सारे लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा जैसा व्यक्ति अगर किसी को ईमानदार समझ रहा था और उसके बारे में इतना सा भी सच्चाई है इस बात में, तो बाकी सब जजेस क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे। हाई कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आप लोग खुद अंदाजा लगा लो। और ये इसी भ्रांति को दूर करने के लिए कॉलेजियम की जिम्मेदारी है कि इसमें तुरंत निष्पक्ष जो है इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, अब ट्रांसफर क्या होता है, हमने तो दसियों केसों में देखा है, हमने ऐसे केसेस में भी देखा है जिसमें पुलिस स्टेशन में किसी की हत्या कर दी गई तो हमने लाइन हाजिर कर दिया,
लाइन हाजिर का मतलब होता है बेईमानी। मैं साफ साफ तौर पे बोल रहा हूं, लाइन हाजिर का मतलब होता है जो सुपीरियर ऑफिशियल्स हैं सरकारी महकमे के, पुलिस ऑफिशियल्स, वो डायरेक्टली उस अफसर को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ट्रांसफर का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होता है, क्योंकि जज की ड्यूटी, चाहे देश के सुदूर कोनों में भी, कुछ लोग, हमारे विद्वान लोग ये भी बोल रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं करना चाहिए था ट्रांसफर, उन्हें मिजोरम हाईकोर्ट में करना चाहिए था, अरुणाचल हाईकोर्ट में करना चाहिए था, ये भी विद्वान लोग बोल रहे हैं। कुछ पता नहीं कैसे विद्वान लोग हैं ये। क्या अरुणाचल में संविधान के हिसाब से न्याय करना आवश्यक नहीं है? वहां क्या कम स्टैंडर्ड है हाईकोर्ट के जज का? क्या उसका कोई अलग क्राइटेरिया होता है? मुझे शर्म आती है ऐसी सोच पे भी, मुझे सच में शर्म आती है ऐसी सोच पे। तुरंत प्रभाव से कम वर्क तो विड्रॉ होना चाहिए। पहला काम एफआईआर का होता है, और कोई तरीका नहीं है इन्वेस्टिगेशन के अलावा, कोई तरीका नहीं है ना जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराने का, ना उन्हें क्लीन चिट देने का, ना उन्हें इनोसेंट ठहराने का, कोई तरीका नहीं। और अगर यह तरीका फॉलो नहीं हुआ, इसका मतलब बेईमानी ही बेईमानी है, हर तरफ बेईमानी है जो यह तरीका फॉलो नहीं करती, कोई भी हो चाहे इसमें। आज वो वक्त आ गया है। अगर हम ये नहीं बोलेंगे, अगर हम किसी भी दबाव में आके ये नहीं बोलेंगे, तो हम भी देश के साथ वफादारी नहीं कर रहे, हम भी ईमान वाले अंबेडकरवादी नहीं है। कोई नहीं। हमने कल एक जगह मेरी बहस हो रही थी, तो ये कहा जा रहा था कि गालिब जो है, उन्होंने एक शेर कहा था, गधे ने तुम्हें लात मारी तो क्या तुम भी गधे को लात मारोगे?